रात का समय निसी का घर निसी खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसकी नज़र काले बादलों में छिपे चांद पर टिकी हुई थी और उसके ख्यालों में था वर्चस्व, जिसके बारे में सोच उसके चेहरे पर तो कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें हल्की भीगी हुई थी। कहते हैं ना, दिन में इंसान बिजी रहकर उन बातों को भूल जाता है जिनसे वो परेशान हो रहते हो, लेकिन रात की तन्हाई में हमें उन्हीं की यादों में लेकर चली जाती है जिनसे हम भाग रहे होते हैं। वही निसी के साथ हुआ। वो दिन में घर के कामों में खुद का मन लगाकर खुद को संभाल ली थी, लेकिन जैसे ही रात हुई और रात बढ़ती गई, वो फिर से टूटने लगी। उसके दिमाग में वर्चस्व वर्चस्व ने जो उसके साथ किया, सब बातें चलने लगी जिन्हें याद कर उसकी आंखें भीगने पर मजबूर हो गई। निसी का दिमाग आज फिर एक जंग में उलझ चुका था। वर्चस्व का विला वर्चस्व अपने स्टडी रूम में था। उसने हजारों फाइलें अपने सामने खोल रखी थी और उसकी नज़रें उन फाइलों पर चील की गहरी नज़रों की तरह ठहरी हुई थी। देखने में लग रहा था जैसे वर्चस्व कितना काम में बिजी हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें फाइलों को घूर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस निसी थी, जो कि बस उसे परेशान कर रही थी। आज पहली बार ऐसा हो रहा था। जो हाल उधर निसी का था, वही हाल इधर वर्चस्व का था। वर्चस्व निसी की तरह आज किसी और की लाइफ में भी तूफान उठा हुआ था, और वो था वंश, जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। आज वो दुखी था। जब से निसी कोमा में गई थी, तब से वंश वर्चस्व के बला में रह रहा था, लेकिन आज वो उस फ्लैट में था जहाँ वंश और नंदिनी साथ रहते थे। उस फ्लैट के हर कोने को देख वंश को बस नंदिनी की याद आ रही थी। उसके साथ बिताए पलों की याद आ रही थी। साथ ही उसे वो सब भी याद आ रहा था जो नंदिनी ने उसे अपना सच बताया। वंश, मैं एक विधवा हूँ, एक विधवा जो कि एक बच्चे की माँ है। नंदिनी की ये बातें याद कर वंश अपनी आंखों को भींच लेता है और अपने हाथ की कसकर मुट्ठी भींच लेता है, मानो उसे नंदिनी का सच सहन नहीं हो रहा हो। दूसरी ओर जैसे वंश के ख्यालों में नंदिनी थी, वैसे ही नंदिनी के ख्यालों में वंश था। उसकी आंखों के सामने उनकी पहली मुलाकात, वंश का उससे परेशान होना, फिर उसे अपने साथ रखना, उस सपने से डरी नंदिनी का ख्याल रखना, उसकी पहले फैशन किस, उनकी वो प्यार भरी रात, दोनों के बीच कुछ ना होकर भी बहुत कुछ था। ये सब नंदिनी की आंखों के सामने घूमने लगता है, जो उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस करा रहे थे और उसे रुला भी रहे थे। मुश्किलें बस यही नहीं थी, आज तूफान की हल्की लहर दक्ष की लाइफ में भी उठी थी। नेत्रा और दक्ष के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था। गुस्से में नेत्रा ने कहा, तुम मेरी लाइफ में रोक टोक नहीं लगा सकते दक्ष, और अगर तुम मुझ पर अपनी मर्जी चलाओगे तो मैं तुम्हारे इस बच्चे को मार दूंगी। नेत्रा ने जैसे ही बच्चे के बारे में बुरा बोला, दक्ष ने एक जोरदार थप्पड़ नेत्रा के गाल पर मार दिया। साथ ही बेहद गुस्से से दांत भींचते हुए बोला, नेत्रा मल्होत्रा, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी जितना अच्छे से तुम्हें मैं ट्रीट कर रहा हूँ, उतना ही बुरी हालत कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। दक्ष की लाइफ में तूफान आया ही था, तो थोड़ा उसके हाथ से थप्पड़ खाकर नेत्रा की रोनी सूरत हो जाती है। जब इतना सारा तूफान आया ही था, तो थोड़ा इसका असर मिष्टी की लाइफ में भी पड़ चुका था। एकांश के साथ पूरा प्यार करने के बाद मिष्टी बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी थी। उसके अंदर एक डर सा बैठ गया था, जिसके चलते वो एकांश से बात करना बंद कर दी थी। अब मिष्टी ने बात करना बंद कर दिया तो एकांश भी परेशान। उसने तो अपने पूरे मेंशन को तबाह करके रखा हुआ था। वो एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और बार बार बोल रहा था, जान तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जान। फिर ये वाई जान। अगले दिन वंश का फ्लैट कल की तरह अपनी सोच में डूबा हुआ। वंश हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। तब भी उसके फ्लैट की बेल बजी, टन टन, जिसे तो पहले वंश ने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब बेल दो चार बार और बजी तो एक गहरी सांस लेता है और जाकर डोर खोलता है। वंश ने जैसे ही डोर खोला, सामने खड़े शख्स को देखकर उसका चेहरा भाव रहित हो जाता है। सामने नंदिनी खड़ी थी, उसका चेहरा भी भाव रहित था और उसने यूं ही कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नंदिनी के इस सवाल पर वंश ने कुछ नहीं कहा, बस सामने से हटकर अंदर आ गया। वंश के पीछे नंदिनी भी आ जाती है। दोनों ही चुप थे। वंश तो नंदिनी की तरफ देख भी नहीं रहा था, वहीं नंदिनी वंश को ही देख रही थी। फिर अचानक ही नंदिनी वंश के पास गई। उसने अपने पैरों के पंजों को हटाया और वंश के चेहरे को थोड़ा अपनी तरफ झुकाया। वंश के होठों पर अपने होठ रख दिए। नंदिनी वंश के होठों को एक पल में ही बेतहासा चूमने लगती है। नंदिनी का साथ वंश नहीं देता है, लेकिन नंदिनी उसके होठों को चूमती जाती है और वो उसके होठों को तब तक चूमती है शायद जब तक उसका मन नहीं भर जाता। वंश के होठों को बेतहासा चूमने के बाद नंदिनी वंश के सीने से जोरों से लिपट जाती है और वो जैसे ही वंश से लिपटी, तैसे ही उसकी आंखों से आंसू बह चलते हैं।
जो कि वंश की शर्ट को भिगाने लगते हैं, पर वंश उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। वहीं नंदिनी वंश से एकदम लिपटी रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, आई लव यू वंश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। पता नहीं कब इतना चाहने लगी तुम्हें, जानती हूँ मेरा सच जानकर तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुम क्या, शायद कोई भी लड़का मुझ जैसी लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर फिर भी मेरे दिल में जो बात थी मुझे तुमसे कहना था, शायद इसीलिए अब तक मैं यहाँ मुंबई में रुकी हुई थी। वंस मैं आज यहाँ से जा रही हूँ और एक बार फिर सॉरी जो मैंने किया उसके लिए, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नंदिनी ने इतनी सारी बातें बोल दी, लेकिन वंश अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। वहीं अब नंदिनी वंश से अलग होती है, वो देख सकती थी अब शायद वंश को उससे और उसकी बातों से कोई मतलब नहीं है। नंदिनी की आंख से एक आंसू की बड़ी सी धार बह चलती है, लेकिन अब वो और कुछ वंश से नहीं कहती और वो यहाँ से जाने लगती है। फिर नंदिनी यहाँ से चली जाती है। नंदिनी के जाने के बाद भी वंश पहले की तरह ही चुपचाप खड़ा था। दूसरी ओर निशी के घर में किसी ने दस्तक दी। निशी ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देख उसके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो उस देख बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी के चलते वो उस शख्स से मुंह मोड़ लेती है। कुछ घंटे बाद मुंबई एयरपोर्ट पर नंदिनी अपने बच्चे के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उसकी फ़्लाइट थी, इसीलिए वो एयरपोर्ट के अंदर जाने लगती है। नंदिनी एयरपोर्ट के एंट्रेंस पर पहुंची ही थी कि तभी एक चिल्लाती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मिस स्वीट हार्ट, प्यार करती हो तो उस प्यार को निभाओ भी तो। फिर से जाओगी तो मैं कैसे ढूंढूंगा तुम्हें, तुम भागती भी बहुत तेज हो, तुम्हें पकड़ते पकड़ते तो मैं थक जाता हूँ। इस चिल्लाती हुई आवाज़ को सुन नंदिनी पीछे मुड़कर देखती है। कुछ दूरी पर सामने वंश खड़ा था। उसने अपने चेहरे को मासूम सा बनाया हुआ था और हाथों को फैलाए हुए शाहरुख खान वाला पोज किया था। वंश को अचानक अपने सामने देख नंदिनी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ जाते हैं। जो वंश ने देखा तो अपनी मासूम सूरत के साथ ही बोला, अरे ऐसे क्या देख रही हो, जल्दी से आकर मुझे हग करो वरना मैं थक जाऊंगा ऐसे खड़े खड़े। वंश की यह बात सुन नंदिनी अभी भी हैरान थी। शायद उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था कि वंश उसके सामने खड़ा है और इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। कुछ घंटे पहले जिस वंश ने नंदिनी की तरफ देखा तक नहीं था, वो अचानक से आकर ऐसी बात बोलेगा तो कैसे नंदिनी को यकीन होगा। नंदिनी पहले की तरह ही खड़ी थी। जो देख वंश फिर से बोला, लेकिन इस बार जो वंश ने कहा वो सुन नंदिनी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक भी आ जाती है। वंश ने अपने से दूर खड़ी नंदिनी की आंखों में देखा और एक प्यार भरे एहसास से बोला, मिस स्वीट हार्ट, मिस नंदिनी राजपूत, मुझे भी तुमसे प्यार है, बेहद वाला प्यार। आई लव यू, मुझे छोड़कर मत जाओ और अब दूर मत रहो, प्लीज़ पास आ जाओ। कब से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि शाहरुख की तरह बाहें फैलाए खड़ा हूँ, अब सिमरन राज को मिल ही जानी चाहिए। ये बात बोल वंश फिर से मासूम शक्ल बना लेता है। वहीं नंदिनी, वो तो वंश के प्यार के इजहार से ही पिघल चुकी थी और वो भागती हुई आकर वंश को ज़ोरों से हग कर लेती है। वंश भी नंदिनी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। जैसे ही दोनों मिले, आसपास तालियों की आवाज़ गूंजने लगती है। अरे भाई, वंश ने एयरपोर्ट के बाहर पूरी जनता के सामने अपने दिल की बात नंदिनी से कही थी, तो ये तालियां बजती तो बनती थी। सबकी तालियों की आवाज़ सुन वंश नंदिनी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वंश नंदिनी के चेहरे पर बस खुशी ही खुशी थी। वंश तो ज़्यादा ही खुश हो जाता है, जिसके चलते वह सबके सामने ही नंदिनी के होठों को चूमने लगता है, पर वंश ये ज़्यादा नहीं कर पाता क्योंकि नंदिनी उससे पीछे हट जाती है। वंश नंदिनी का मिलन हो ही रहा था कि यहाँ नंदिनी का बेटा आ जाता है और उसने अपनी तूतली सी आवाज़ में नंदिनी से कहा, मम्मा ये अंकल कौन है। बच्चे ने नंदिनी से सवाल किया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही वंश बोल पड़ा, हे क्यूट बेबी, अंकल नहीं पापा बोलो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। बच्चे ने कहा, रुद्र। रुद्र की ये बात सुन वंश ने उसे प्यार जताते हुए कहा, ओ क्यूट बेबी, क्यूट नेम, मेरी और आपकी अच्छी बनेगी क्योंकि मैं भी बहुत क्यूट हूँ। वंश ने रुद्र को अपनी गोद में उठा लिया। रुद्र भी खुशी खुशी वंश की गोद में चला गया और फिर से अपनी तोतली सी आवाज़ में कुछ बोला। वंश रुद्र एक दूसरे से बात कर रहे थे और नंदिनी हैरान थी। वो तो बस वंश को देखे जा रही थी। वंश ने ना सिर्फ नंदिनी बल्कि उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लिया था। हमारा वंश उस टाइप का लड़का है, जब प्यार किया है तो डरना क्या। आगे देखा जाएगा वंश का ये फैसला अच्छा होता है या फिर कोई बवाल करता है। रात का समय, निशी का घर सोने का समय हो चला था, इसीलिए निशी सोने के लिए बेड पर लेट रही थी, पर जैसे ही
वो लेटने को हुई तभी घर के दरवाजे पर खट-खट की आवाज़ आई, जो सुन निसी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए। ये इस वक्त कौन होगा? ये बात निसी ने खुद में बुदबुदाया। फिर वो कुछ सोच बेड से उठी, कमरे के बाहर गई और पहुंच जाती है दरवाज़ा खोलने। निसी ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देख उसके चेहरे के भाव कुछ खास नहीं थे। मतलब ऐसे थे मानो उस शख्स को देख खुश नहीं है, और इसी के चलते वो उस शख्स से अपना चेहरा मोड़ लेती है। शायद उस शख्स का चेहरा देखना भी गवारा नहीं था। अब निसी इतनी नफ़रत किससे करेगी? एक ही तो है, वर्चस्व। हाँ, दरवाजे पर वर्चस्व ही खड़ा था, जो हमेशा की तरह अपने अलग ही ऑरा वाले मूड में था, और इसी तरह उसने अपने कदम निसी के करीब जाने के लिए बढ़ा दिए। निसी जो वर्चस्व से नज़रें फेर ली थी, उसे जब महसूस हुआ कि वर्चस्व उसके पास आ रहा है तो पीछे को जाने लगती है। निसी ने अभी भी वर्चस्व की तरफ देखा नहीं था, और उसने यूँ ही कहा, वर्चस्व तुम यहाँ क्यों आए हो? निसी के इस सवाल पर वर्चस्व निसी के करीब जाते हुए ही बोला, एक पति अपनी बीवी के पास क्यों आता है? मेरी छोटी-सी बीवी। वर्चस्व की ये बात निसी के कानों में गई तो निसी, जो अभी वर्चस्व को नहीं देख रही थी, अब उसने वर्चस्व की तरफ देखा। वर्चस्व के चेहरे के भाव अजीब ही थे, वही पुराने वाले जिसमें वो हमेशा निसी के साथ गलत ही करता है। वर्चस्व को यूँ देख निसी फिर से बोली, वर्चस्व तुम यहाँ से जाओ। वर्चस्व ने कहा, नहीं जाऊँगा, मुझे मेरी बीवी चाहिए। वर्चस्व की ये बात सुन निसी के चेहरे के भाव अजीब से हो गए। साथ ही वो बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तभी तो तुम्हें छोड़ दिया था, बट मुझे तुम्हारे साथ रहना है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। बीवी, ये बात वर्चस्व ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोली, और ये बात बोलते उसने पीछे जाती निसी का हाथ पकड़ लिया। निसी उससे अपना हाथ छुटाने की कोशिश करने लगी, तभी वर्चस्व ने निसी का हाथ अपनी ओर खींचा। वर्चस्व के खींचने से निसी एक झटके में वर्चस्व के सीने से जा लगी। उसका चेहरा वर्चस्व की चेस्ट पर छिप गया। निसी वर्चस्व के करीब आई तो वर्चस्व ने उसे अपनी एक हाथ से अपनी बाहों में भर लिया, और एक हाथ से उसने निसी का चेहरा ऊपर उठाया। उसने एक नज़र निसी के पूरे चेहरे को देखा, और निसी के कुछ करने से पहले ही अगले ही पल उसने अपने रफ होंठ निसी के नरम होंठ से मिला दिए। वर्चस्व के होंठ निसी के होंठों को शिद्दत से चूमने लगे। निसी की इसमें मर्जी नहीं थी, वो वर्चस्व से दूर जाने की कोशिश करने लगती है। तभी वर्चस्व निसी के होंठों पर कहा, बेबी मत जाओ दूर, अब बर्दाश्त नहीं होता है। वर्चस्व की होंठ निसी के होंठों पर चलते ही गए, और निसी उसकी वर्चस्व से दूर जाने की कोशिश अभी भी जारी रही थी। दोनों के बीच थोड़ी-सी छीना-झपटी होने लगती है, जिसके चलते दोनों संभल नहीं पाते और नीचे फर्श पर धड़ाम से गिर जाते हैं। निसी नीचे होती है, और वर्चस्व उसके ऊपर गिरने के बाद भी वर्चस्व की होंठ निसी के होंठों को चूमे जा रहे थे। वहीं अब निसी समझ चुकी थी कि वो वर्चस्व को नहीं रोक सकती, इसीलिए अब शांत हो जाती है। वर्चस्व ने लगभग 10 मिनट तक निसी के होंठों को चूमा, और जब उसने निसी के होंठों को छोड़ा तो उसने कसकर निसी को अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा निसी के नेक के पास छिपा लिया। वो निसी के नेक पर अपनी नाक हल्के रब करते हुए उसकी खुशबू को सूंघने लगा। कुछ पल वर्चस्व ऐसे ही निसी से लिपटा रहा, फिर निसी के कान में बोला, बीवी तुम मेरा सुकून हो, तुम्हारी ये बाहें मेरा सुकून है, मत भागो मुझसे दूर, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। इतना बोल वर्चस्व निसी के चेहरे के सामने अपना चेहरा लाया और आगे बोला, तुमने एक बार कहा मुझे किसी लड़की के साथ देख तुम्हें यहाँ दर्द हुआ था। ये बात बोलते हुए वर्चस्व ने अपने हाथ की एक उंगली से निसी के दिल की तरफ इशारा किया। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तो मुझे भी दर्द हुआ था यहाँ। ये बात बोल वर्चस्व ने उसकी उंगली से अपने चेस्ट की तरफ इशारा किया, जहाँ उसका हार्ट था। यहाँ बीवी इतना दर्द हुआ था, मन कर रहा था इसे निकाल कर फेंक दूँ। वर्चस्व आज अपने दिल के जज्बात निसी को बता रहा था, और निसी जो उसकी इन बातों को सुन रही थी, उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे, मतलब जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो वर्चस्व की इन बातों पर कैसे रिएक्ट करे। निसी की नज़र में वर्चस्व हमेशा ऐसा ही रहा है, जैसे उसे कभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए वर्चस्व के मुँह से ऐसी जज्बाती और ऐसी बातें जो निसी ने एक्सेप्ट नहीं की थी, उन्हें सुन निसी कुछ भी रिएक्ट नहीं करने की हालत में थी। जब वर्चस्व ने निसी को यूँ देखा तो वो समझ गया निसी इस वक्त किस भंवर में फंसी हुई है। वह हल्का स्मक कर देता है, फिर अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह निसी के माथे से अपना माथा जोड़ा और धीमी आवाज़ में बोला, मुझे फ़र्क पड़ता है निसी, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे तुमसे बोलते बोलते वर्चस्व की जुबान लड़खड़ाने लगी। तभी निसी ने वर्चस्व की आंखों में देखा। वर्चस्व भी निसी की आंखों में देखता है। उसने फिर से बोलना शुरू किया कि मुझे तुमसे। वर्चस्व की ये लड़खड़ाती जुबान ना जाने क्यों निसी की सांसों को तेज़ कर देती है। साथ ही उसका दिल भी तेज़ी से धड़क उठता है। निसी की तरह वर्चस्व का भी हाल था। उसकी से तेज़ सांसें निसी से भी ज़्यादा दिल उफ़ मत पूछो, वर्चस्व के दिल की हाल वो वही समझ सकता है। वो हर किसी की बस की बात नहीं है। बेबी मुझे
तुम वर्चस्व की जुबान लड़खड़ा रही थी, मानो वो जो बोलना चाहता है वो कह नहीं पा रहा हो। अपनी लड़खड़ाती जुबान से वर्चस्व खुद परेशान हो जाता है। वो अपनी आंखों को भींच लेता है और जब उसने आंख खोली तो वो नॉर्मल टोन में निसी से बोला, बीबी मुझे भूख लगी है, कुछ अपने हाथ से बनाकर खिला दो। वर्चस्व की ये बात सुनने से के चेहरे के भाव अजीब से हो जाते हैं, मानो वो जैसे कुछ कहना चाहता हो। वर्चस्व कुछ बोलने के लिए जब से अटक रहा था, निसी वर्चस्व को घूरने लगती है। साथ ही बोली, तुम मेरे ऊपर से उठो और यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और तुम जाओ, जाकर मेरे लिए कुछ बना कर लाओ, कभी तो एक अच्छी बीवी का फर्ज निभाओ। ये बातें वर्चस्व ने कही और वो अब निसी के ऊपर से उठ जाता है। वर्चस्व उठा तो उसके नीचे लेटी निसी भी उठती है और वो उठते ही वो यहाँ से जाने लगती है। तभी वर्चस्व ने उसका हाथ पकड़ा और अब की रूड टोन में कहा, बोला, बीवी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ बना कर लाओ। वर्चस्व की ये रूड टोन से भी निसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक बार फिर वर्चस्व को घूरती है, फिर झटके में उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है और यहाँ से अपने कमरे की ओर चली जाती है। निसी वर्चस्व को कोई भाव नहीं देती, जो वर्चस्व साफ समझ रहा था, इसीलिए उसकी आंखें छोटी हो गई। वो अपने कमरे में जा निसी बेड पर लेट जाती है। करीब आधे घंटे बाद बेड पर लेटी निसी को शायद गहरी नींद आ रही थी, इसीलिए अब उसकी आंख बंद होने लगती है। लेकिन तभी उसके कानों में कुछ गिरने का शोर सुनाई दिया। वो शोर इतना तेज था मानो घर में भूकंप आ गया हो। निसी की गहरी नींद एक झटके में फुर उड़ जाती है और वो रूम के बाहर की तरफ भागती है, वो देखने के लिए कि क्या हुआ है। निसी बाहर आई तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखा, लेकिन तभी उसके कानों में फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। निसी ने उस ओर देखा, ये आवाज़ रसोई घर से आई थी, इसीलिए अब निसी अपने कदम उस ओर बढ़ा देती है। अगले ही पल निसी रसोई घर में थी, जहां पहुंच उसकी होश उड़ चुकी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरे पर बेहद ही हैरानी भरे भाव। निसी का यह हाल इसलिए हो जाता है क्योंकि रसोई घर पूरा बाहर खाना बना हुआ था, मतलब वहाँ का सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कहीं बर्तन गिरा था, तो कहीं टोकरी, तो कहीं खाने का सामान, और इन सब बिखरे सामान के बीच वर्चस्व खड़ा था, क्योंकि यह करामात उसी की ही थी जो अब तक निसी भी समझ चुकी थी। इसीलिए वो वर्चस्व को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। जब वर्चस्व ने देखा निसी यहीं है और वो उसे कैसे देख रही है, तो अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम खाना बनाकर खिला देती तो ये सब होता ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा हाथ भी जल गया। निसी ने खाना नहीं बनाया तो वर्चस्व खुद से बनने चला था, मतलब वो खुद के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। जिस वर्चस्व के आगे पीछे 10 नौकर लगे रहते हैं, जिसने शायद कभी खुद से एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पिया था, वो सेफ बनेगा तो उसका काम में गड़बड़ी करना और हाथ जलना तो लाजमी था। वर्चस्व को जो करना था उसने कर दिया और उसकी भरपाई बेचारी निसी को करनी पड़ती है। वो पूरी रसोई को साफ भी करती है, साथ ही अब वर्चस्व के लिए खाना भी बनाती है। निसी कामों में बिजी थी और वर्चस्व वहीं टिक कर खड़ा उसे देख रहा था। निसी ने आज सिंपल सा सलवार सूट पहना हुआ था। सूट भले सिंपल था, लेकिन वो निसी के बदन पर जच बहुत सुंदर रहा था। ऊपर से पीछे का उसका डीप नेक, जिसमें निसी का पूरा बैक साफ नजर आ रहा था, और उसके बैग पर मचलती हुई सूट की डोरी, ऐसा लग रहा था वो निसी के बैग पर खेल रही थी। ये सूट की डोरी निसी के बैग को काफ़ी सेक्सी बना रही थी और वर्चस्व की नज़र निसी के बैग पर खेल रही उन सूट की डोरियों पर ही ठहरी हुई थी। कुछ पल वर्चस्व निसी के बैग पर खेल रही सूट की डोरी को देखता रहा। फिर वो धीरे कदमों से चलकर निसी के पास जाता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वर्चस्व की नज़र अभी भी निसी के बैग पर ठहरी हुई थी, उसके सूट की डोरी पर ठहरी हुई थी। अचानक ही वो उसके सूट की डोरी को खोलने लगता है। सूट की डोरी खोलते हुए वर्चस्व के हाथ की उंगली निसी के बैग को छू जाती है। जो निसी ने महसूस किया तो उसके काम करते हुए हाथ रुक जाते हैं और अगले ही पल निसी की सांसें तेज होने लगती है, जब उसे एहसास होता है कि वर्चस्व उसकी सूट की डोरी के साथ खेल रहा है, उन्हें खोल रहा है। धीरे धीरे निसी के चेहरे पर नर्वसनेस आ जाती है। वहीं वर्चस्व अब उस डोरी को पूरी तरह खोल चुका था और अब उसके हाथ निसी के बैग को छू रहे थे। वर्चस्व के हाथ काफ़ी ठंडे थे, इसीलिए जब वो निसी के बैग को छूता है तो एक पल के लिए निसी का पूरा बदन शहर सा उठता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके आगे वर्चस्व कुछ और करता या आगे बढ़ता, तब भी निसी उसकी तरफ मुड़ी और अटकती हुई आवाज़ में बोली, मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना, मुझे नींद आ रही है। निसी ने बस इतना कहा, फिर वो अपने सूट की डोरी बांधते हुए यहाँ से चली जाती है। जाते हुए निसी भाग कर जाती है, मानो वो वर्चस्व से बचना चाहती थी। बस निसी अपने कमरे में आई, वो चुपचाप बेड पर लेट जाती है और खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट से छिपा लेती है, साथ ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ मिनट बाद बेड पर ब्लैंकेट में छिपकर अकेली लेटी हुई निसी को अपनी कमर पर किसी के सख्त हाथों की कसम महसूस हुई। निसी ने अपनी
आंखें खोली, सामने वर्चस्व था जो कि उसी के पास उसी के ब्लैंकेट में घुस कर लेटा हुआ था और अब वो निसी को अपनी बाहों में भरने की कोशिश कर रहा था। वर्चस्व को देख निसी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए, जैसे वो कहना चाहती है वर्चस्व इतना जल्दी यहाँ क्या कर रहा है। निसी का ये सवाल शायद वर्चस्व उसके चेहरे से ही पहचान लेता है। तभी तो उसने कहा, मुझे अब खाने की भूख नहीं है, मुझे अब किसी और चीज़ की भूख है। ये बात बोलते ही अब वर्चस्व के हाथ निसी के बैग पर पहुंच जाते हैं और फिर से निसी के सूट की डोरी से खेलने लगता है, फिर उन्हें खोलने लगता है। जो निसी ने महसूस किया तो उसके चेहरे पर फिर से नर्वसनेस भरे भाव आ जाते हैं, कसमसाने लगती है। तभी वर्चस्व ने निसी को खुद के करीब कर लिया, साथ ही उसके हाथ अब निसी के बैग पर चलने लगते हैं। वर्चस्व की यह हरकत महसूस कर अब निसी वर्चस्व को घूरने लगती है। जब वर्चस्व ने देखा तो वो निसी के गुस्से से फूले गाल को हल्के से अपने होठों से चूम लेता है और उसके गाल पर ही बुदबुदाता है, ऐसे गुस्से में तुम बहुत क्यूट लग रही हो। वर्चस्व की ये बात निसी के कानों में पड़ी तो ना जाने क्यों उसके गुस्से से फूले गाल लाल पड़ने लगे, जो कि वर्चस्व साफ साफ देख पा रहा था। उसके चेहरे पर सातिर भाव आ जाते हैं। उसने फिर निसी के दूसरे गाल को भी हल्के से चूम लिया। वर्चस्व के ऐसा करते ही निसी के दोनों गाल टमाटर की तरह लाल पड़ जाते हैं। साथ ही अब निसी को ऐसा महसूस होता है मानो उसके गाल जल रहे हो, जिसके चलते वो अपने दोनों गालों को अपने हाथों से ढक लेती है और वो फिर से वर्चस्व को घूरती है, क्योंकि वो सोच रही थी वर्चस्व ही उस पर कुछ कर रहा है। वर्चस्व निसी को अपनी बाहों में भर लेता है और निसी वो अपने लाल हुए गालों को अपने हाथों से छिपाते हुए वर्चस्व को घूर रही थी। कुछ पल निसी ने वर्चस्व को घूरा, फिर वह वर्चस्व की बाहों से दूर होने लगती है, जिस पर वर्चस्व ने और तेजी से निसी को खुद में जकड़ लिया, लेकिन निसी दोबारा उससे पीछे हटने की कोशिश करती है। निसी की ये जिद देख वर्चस्व ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरा, उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर लिया और अपनी एरोगेंट वॉइस में बोला, मेरा अभी लड़ने का कोई मूड नहीं है, इसीलिए तुम भी शांत हो जाओ और अब सो जाओ। मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना पिछली 2 रातों से मैं सोया नहीं हूँ। वर्चस्व इन बातों को बोल चुप हो गया। वही वर्चस्व की आखिरी की बात सुनने से शांत पड़ गई और अब वो वर्चस्व की आंखों में देखने लगी। शायद उसके लिए वर्चस्व की बात का यकीन करना मुश्किल था कि वो उसके बिना सोया नहीं होगा। निसी ने वर्चस्व की आंखों में देखा तो एक नज़र वर्चस्व ने भी निसी की आंखों में देखा। फिर वो अपना चेहरा निसी के नेक के पास ले गया और वहाँ निसी के मोस्ट सेंसिटिव जगह पर अपने होंठ रख देता है और हल्के से चूमने लगता है। वर्चस्व ने निसी की कमज़ोरी पर अपना हाथ जमा लिया था, जो निसी को हल्का बेताब कर देता है, जिसके एहसास में वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वर्चस्व उसके नेक को चूमते हुए धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें बताया ना, तुम मेरा सुकून हो। तुम्हारी ये बाहें मेरा सुकून है। तुम्हारे एहसास के बिना मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। वर्चस्व की ये बातें निसी के कानों में पड़ी तो निसी ने अपनी बंद आंखों को हल्के से भींच लिया। साथ ही उसने वर्चस्व को अपनी बाहों में भर लिया, वो भी काफ़ी हक से और कस कर। निसी को यूँ करते ही वर्चस्व जो उसके नेक को चूम रहा था, उसके नेक को चूमना बंद कर देता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव आ जाता है, मानो उसे जो चाहिए था वो मिल चुका है। फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अगले दिन कुछ भी हो, लेकिन और रात के मुकाबले कल रात निसी भी एक सुकून की नींद सोई थी। तभी तो आज वो काफ़ी लेट उठती है और उठने के बाद भी वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी, लेकिन उसकी ये रिलैक्स वाली फीलिंग अगले ही पल फुर उड़ जाती है जब उसने आँख खोली और ख़ुद को बेड पर अकेला पाया, क्योंकि रात में तो वो वर्चस्व के साथ थी और अब वर्चस्व नहीं था। वर्चस्व को ना देख निसी की नज़रों ने थोड़ा-सा उसे ढूँढा, बस थोड़ा-सा ही, ज़्यादा नहीं। फिर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और अपना काम करने लगी। निसी वॉशरूम की ओर चली गई, जहाँ उसने अपना मॉर्निंग रूटीन किया और जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो वो नहा कर आई थी। वो अपने बालों को पोंछते हुए ही मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। निसी अपने बालों को पोंछ ही रही थी, तब उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीठ पर कुछ मचल रहा हो। निसी डर ही जाती है और अगले ही पल वो अपने हाथ को अपने बैक पर ले गई, ये चेक करने के लिए कि उसके पीठ पर क्या मचल रहा है। निसी अपने हाथ को बैक पर ले गई तो उसके हाथ में उसके सूट की डोरी फंस जाती है, जो कि खुली हुई थी और वही निसी के पीठ पर मचल रही थी, जिसका एहसास निसी को हुआ तो अभी जो डर गई थी राहत की सांस लेती है, साथ ही फिर उस खुली डोरी को बांधने लगती है। डोरी को बांधते हुए अचानक ही निसी के दिमाग में वो पल घूम चलता है जब कल वर्चस्व उसके सूट की डोरी से खेल रहा था। एक पल की याद आते ही फिर निसी को सब कुछ याद आने लगता है। बेबी तुम मेरा सुकून हो, तुम्हारे एहसास के बिना मुझे नींद नहीं आती, गुस्से में तुम बहुत क्यूट लग रही हो। सब याद करके कल की रात की तरह आज भी निसी की गाल लाल पड़ने लगते हैं और उसे अपने गाल जलते हुए महसूस होने लगते हैं। निसी बेचैन सी हो जाती है, इसीलिए वो अपना सिर झटक कर और सब बातों को अपने दिमाग से निकाल जो काम कर रही थी
वो करने लगती है। दोपहर का समय नौगामी इंडस्ट्रीज मीटिंग रूम में वंश, ध्रुव और मयंक बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर बहुत अजीब से भाव थे, मानो वो समझ ना पा रहे हो कि क्या हो रहा है। इन्हीं तीनों के सामने वर्चस्व बैठा हुआ था, जिसकी नज़र तो इन तीनों पर ही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो वो अपनी सोच में कहीं गुम हो। बैठे चार लोग थे, लेकिन यहाँ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उस सन्नाटे को ख़त्म करते हुए वंश अपना सिर खुजलाते हुए वर्चस्व से बोला, ओफो भाई, क्या हुआ है? आपने आज अचानक ये किस बात की मीटिंग रख ली है? और कैसी मीटिंग रखी है जिसमें कोई है ही नहीं? ऊपर से हम आधे घंटे से बस चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। क्या ये चुपचाप बैठने वाली मीटिंग है? ऐसी मीटिंग तो मैंने पहली बार देखी है। वंश ने बोलना शुरू किया तो वो बोलता ही क्या, और उसकी इन बातों को सुन वहीं पर बैठा ध्रुव हल्के से हंस देता है। तभी वर्चस्व, जो अपने ही सोच में गुम था, उन दोनों को घूरने लगता है। वो दोनों चुप पड़ जाते हैं और अब वर्चस्व बोलता है, मुझे तुम तीनों से कुछ पूछना है। वर्चस्व की ये बात पर जो वंश अभी ही चुप हुआ था, वो फिर से बोल पड़ा, हाँ भाई, पूछो पूछो ना, क्या पूछना है? चुपचाप भूत की तरह बैठने से तो अच्छा है ही है। ये वंश ने जैसे ही ये बात बोली, वर्चस्व फिर से उसे घूरता है। अब कि वंश सकपका जाता है, सॉरी, वो ये बोल फिर चुप बैठ जाता है। वहीं वर्चस्व फिर से बोला, मुझे तुम तीनों से ये पूछना था कि अगर किसी को कुछ बताना हो तो कैसे बताए? वर्चस्व की ये बात सुन वंश, ध्रुव, मयंक, उन तीनों के चेहरे के भाव फिर से अजीब हो जाते हैं। जब वर्चस्व ने देखा तो आगे बोला, आई मीन जैसे अपने अंदर कोई बात हो, किसी को बतानी हो, एंड बात ऐसी कि उसने वो कभी ना कहा हो। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को अपने अंदर की बात, वो बात उसे ओफ़ो डम। वर्चस्व ने ये बात पता नहीं क्या अधूरी बात बोली थी। शायद उसे खुद ही नहीं पता था वो क्या बोल रहा है, और सबसे बड़ी बात, वो ये बातें बोलते हुए बहुत नर्वस हो रहा था। शायद वो इस तरह नर्वस अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ होगा। वर्चस्व परेशान सा हो जाता है, वो अपने बालों में हाथ घुमाने लगता है। अपनी ही बातों से वर्चस्व खुद परेशान हो गया था। साथ ही उसने वंश, ध्रुव और मयंक के दिमाग की बत्ती घुमा दी थी। वो तीनों के चेहरे के भाव इस वक्त ऐसे थे मानो वो तीनों पागल हो। एक बार फिर यहाँ खामोशी छा जाती है। वर्चस्व अपने में परेशान, रुद्र, मयंक अपने में थे। वंश की सोच में बस इतना फर्क था, इस बार वंश की नज़र वर्चस्व पर थी। वंश बहुत अजीब नज़रों से वर्चस्व को देख रहा था। वो कुछ पल यूं ही वर्चस्व को देखता रहा, फिर अचानक ही वंश की आंखों में चमक आ जाती है। वो धीरे से खुद में बोला, यस फाइनली। फिर वो अपनी चेयर से उठा और वर्चस्व के पास पहुंच जाता है। वर्चस्व के पास पहुंच वंश ने उसके कान में कुछ कहा। ना जाने वंश ने क्या कहा कि वर्चस्व बहुत हैरान था। वर्चस्व को देख वंश अपनी आईब्रो उचकाते हुए अब की तेज आवाज में बोला, आपका नन्हा प्यारा सा भाई हूँ ब्रो, आई नो एवरीथिंग। वो चोरी चोरी देखना, वो जलन, उफ, सो अब ये लुका छिपी का गेम बंद करो, अब बोल दो जो है, एंड डरो मत। आई एम श्योर वो आपको मना नहीं करेगी। वंश ने इतनी सारी बातें बोल दी, लेकिन वर्चस्व अभी भी हैरान था। जो देख वंश फिर से बोला, भाई सब अच्छा होगा, ट्रस्ट मी, एक बार बोल कर तो देखो, और मैं हूं ना आपके साथ, मेरा फुल सपोर्ट है। वंश की ये बात सुन अब जाके हैरान वर्चस्व बोला, सच में वो मानेगी? वर्चस्व के इस सवाल पर वंश अपने होंठ पर बड़ी सी मुस्कान लाते हुए बोला, हाँ मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, जब उसे पता चलेगा कि एक हसीने का एक काफी पुराना दीवाना है। बात बोल वंश आंख मार देता है। जो देख वर्चस्व उसे घूरने लगता है। मीटिंग रूम में वर्चस्व, वंश, ध्रुव और मयंक चार लोग थे, लेकिन वर्चस्व और वंश दोनों भाई अपने में ही बात करने में लगे थे। जब ये ध्रुव और मयंक ने देखा तो वो दोनों वर्चस्व और वंश को घूरने लगे। साथ ही ध्रुव बोला, जब तुम दोनों भाइयों की बात करनी थी तो हमें यहाँ तमाशा देखने क्यों बुलाया था? ध्रुव तो गुस्से में आ चुका था, जिसके गुस्से का वर्चस्व पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बेचारे वंश ने उसका गुस्सा शांत किया। वंश ने कहा, ओ चल मार, और भाई का तू भी सपोर्ट कर, तभी वो कुछ करेंगे, नहीं तो जैसे सालों से चुप है वो लाइफ टाइम ऐसे ही चुप रह जाएंगे। वंश की ये बात सुन ध्रुव के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए, मानो उसे समझ ना आया हो वंश किस बारे में बोल रहा है। वहीं वंश की बात वर्चस्व के कानों में पड़ी तो वंश को अब की घूरता नहीं है, बल्कि खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। वंश आज कुछ ज़्यादा ही बकबक कर रहा था और वर्चस्व से ज़्यादा डर भी नहीं रहा था। तभी तो वर्चस्व के गुस्से से देखने के बावजूद भी उसने हवा में उड़ा दिया, और ध्रुव से उसने फिर से कुछ कहा, जिससे सुन ध्रुव हैरान था। व्हाट, ये वर्चस्व, आई कांट बिलीव, ये तो छिपा रुस्तम निकला। लेकिन ये बात सुनकर अच्छा लगा। हैरान ध्रुव अचानक ही खुश हो जाता है। ध्रुव के साथ ही वहीं खड़ा मयंक भी मुस्कुरा देता है। अब मयंक के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानता हो, इसीलिए शायद उसने कुछ सवाल भी नहीं किया, बस सबकी बातें सुनता गया।
बातें जो होनी थी हो गई और इन बातों की पूरी होते ही वंश, ध्रुव, मयंक तीनों एक साथ वर्चस्व की तरफ देखते हैं। इनके ऐसे देखने पर वर्चस्व ऐसे इधर-उधर देखने लगता है जैसे वो कोई चोर हो और वर्चस्व को यूँ करता देख वंश, ध्रुव, मयंक तीनों अचानक ही हल्के से हँस देते हैं। साथ ही ध्रुव धीरे से बोला, आज आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। इस मिस्टर खड़ूस को यूँ भीगी बिल्ली की तरह देख मज़ा आ रहा है। ध्रुव की ये बात पर वंश भी हाँ में हाँ मिला देता है। ये लोग वर्चस्व के मज़े ले रहे थे। लेकिन इनका मज़ा सज़ा बनती देर नहीं लगती। जब वर्चस्व अपने असली औरे में वापस आ जाता है, फिर ये तीनों भीगे बिल्ले बन जाते हैं। शाम ढलने का समय था, लेकिन शाम का समय रात जैसा लग रहा था और इसीलिए क्योंकि आज मुंबई का मौसम अचानक से बदल सा गया था। आसमान में काले बादल थे। उन काले बादलों में सूरज समय से पहले ही छिप चुका था और वो बादल इस तरह लग रहे थे मानो किसी भी वक्त तेज बरस पड़े। साथ ही चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी। मौसम का रुख ऐसा था जैसे भारी तूफान आने वाला हो, जो सब कुछ तबाह करके ले जाएगा। अब मौसम ने अचानक से इस तरह बदली हुई अंगड़ाई ली थी, तो इसका असर मुंबई के लोगों में तो पड़ेगा ही। आज समय से पहले ही सभी लोग काम से या जॉब से घर जा रहे थे। इनमें वर्चस्व भी था। वर्चस्व अभी नौगामी इंडस्ट्री से निकला था। कुछ ही देर में उसकी कार मुंबई की सड़कों में दौड़ चलती है। मौसम को लगता है आज वर्चस्व से ही खास कोई दुश्मनी थी। तभी तो उसकी कंपनी से निकलते ही मौसम ने और भयानक रूप ले लिया था। हवाओं की रफ्तार तेज हो गई और बादलों से हल्की पानी की बूंदें गिरने लगी थी। खैर, आधी तूफान कुछ भी आए, वर्चस्व को जहाँ जाना था घंटों बाद वो वहाँ पहुँच जाता है। मतलब निसी के घर। वर्चस्व ने निसी के घर के सामने अपनी कार तेजी से रोकी और फिर वो कार से उतरकर घर के अंदर जाने की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। जो पानी की बूंदें पहले हल्की हल्की गिर रही थी वो अब तक थोड़ी तेज हो चुकी थी। इसीलिए तो कार से उतरते ही वर्चस्व भीगने से बचने के लिए तेज कदमों से घर के अंदर की ओर जाता है। पर जैसे ही वर्चस्व ने घर की दहलीज पर कदम रखा, उसे बाहर की तरफ से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ वर्चस्व को घर के अंदर जाने से रोक देती है। वर्चस्व इधर-उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र घर के सामने रहे छोटन से गार्डन पर पड़ी और वहाँ रही एक लड़की पर, जो कि इस भयानक बदले मौसम का आनंद उठा रही थी। और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि निसी थी। छोटे से हरे-भरे गार्डन के बीच पानी की हल्की बूंदों में भीगती हुई निसी खड़ी हुई थी। उसके आसपास कुछ छोटी रंग-बिरंगी तितलियाँ उड़ रही थी, जिन्हें देख वो खिलखिलाकर हंस रही थी। निसी को ऐसे मौसम में बाहर देख वर्चस्व की आंखें छोटी हो गई और उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उसे वहाँ निसी का होना पसंद न आया हो। अगले ही पल वर्चस्व अपने कदम उस गार्डन की ओर बढ़ा देता है जहाँ निसी थी। यहाँ वर्चस्व निसी की ओर बढ़ा, वहीं अचानक बादलों ने अपना असली रंग दिखाया और जो अभी बूंदों में बरस रहा था एकदम से काफ़ी तेज़ गिरने लगा, मानो जैसे कोई बाल्टी से पानी डाल रहा हो। बादल तो तेज बरस पड़ा, जिसके चलते वर्चस्व जो निसी की ओर जा रहा था वो पूरा भीग जाता है और निसी जो पहले ही हल्की भीगी हुई थी वो भी पूरी भीग जाती है। भीगने की वजह से वर्चस्व के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जिससे साफ पता चल रहा था उसे कि बारिश और बिना टाइम का भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन वो निसी, उसे तो ये तेज़ बारिश काफ़ी पसंद आती है। तभी तो अब अपने हाथों को फैलाए हुए, अपने चेहरे को ऊपर किए हुए, आँखों को बंद किए हुए खड़ी थी और बारिश की गिरती बूंदों को अपने चेहरे पर फ़ील कर रही थी। निसी इस वक्त बहुत खुश थी। ये उसके चेहरे की चमक और उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था। लेकिन निसी को खुशियों में ग्रहण लगाने अब तक वर्चस्व गार्डन में पहुंच चुका था। गार्डन में पहुंच वर्चस्व निसी को आवाज़ लगाने के होता है, पर वर्चस्व के मुँह से एक भी शब्द निकलता तभी निसी की आवाज़ आई। वो भी बहुत प्यारी सी, जिसे सुन वर्चस्व खामोश हो गया। उसके कदम भी रुक गए। उसके दिमाग से ये भी निकल गया कि वो भीग रहा है या वो फिर यहाँ निसी को बुलाने आया आया था। वो तो अब खामोशी से बस खड़े निसी को देख रहा था, जो कि गाना गा रही थी। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। बारिश के मौसम में खोकर ये गाना निसी गा रही थी। वो न सिर्फ गा रही थी बल्कि डांस भी करती। यही देख तो अचानक ही वर्चस्व सब कुछ भूल गया। सबसे छिपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। निसी सॉन्ग गाते हुए खुद में खोई हुई डांस किए जा रही थी। वहीं अब वर्चस्व की नज़र निसी पर ठहर चुकी थी। इस तरह ठहरी थी कि वो अपनी पलकों को भी झपकाना भूल गया था। वर्चस्व एक पल में ही निसी में खो चुका था। उसकी नज़र निसी के किसी अंग से हट ही नहीं रही थी। वो डांस करते हुए निसी के थिरकते पैर हवाओं में बड़ी अदा से मूव करते हुए उसके हाथ गाना हुए, उसके हल्के खुलते बंद होते भीगे होठ
भीगी पलकों सी आँखों में एक चमक, भीगे खुले उसके लंबे बाल, उसकी पतली कमर की लचक। निसी ने आज डार्क मैरून कलर की फ्रॉक कुर्ती पहनी हुई थी, जिसमें उसके पेट के पास नेट का था। मतलब उस कुर्ती से निसी का पेट, उसकी निवल साफ दिखाई दे रही थी और पीछे का उसका डीप नेक, जिसमें निसी की बैक भी दिखाई दे रही थी। इन सब के साथ ही निसी भीगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी कुर्ती पूरी तरह से उसके बदन में चिपक गई थी, जिसके चलते इस वक्त निसी के बदन के हर फीचर साफ साफ नजर आ रहे थे। और वर्चस्व निसी में यही सब कुछ एकटक देख रहा था। बारिश और तेज होती जाती है। बारिश की और तेज होते ही निसी भी अपने गाना गाने की आवाज़ और डांस करने के मूव को तेज कर देती है। निसी के पैर इतने तेज चलने लगते हैं मानो उसमें और बारिश में कोई कंपटीशन चल रहा हो। लेकिन डांस करते करते अचानक ही निसी के पैर रुक जाते हैं और वो जो गाना गा रही थी वो भी गाना बंद कर देती है। निसी एकदम से सुन्न हो जाती है। निसी का ये हालत इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो वर्चस्व अभी तक दूर से निसी को देख रहा था, वो अब निसी के सामने उसके पास, बेहद पास, उसकी कमर में हाथ डालकर खड़ा था। वर्चस्व निसी में इतना खोया हुआ था कि वो निसी के पास ही आ जाता है। वहीं निसी जो वर्चस्व के आने से अनजान थी, उसने अचानक अपने पास देख उसके होश उड़ जाते हैं और वो जो भी कर रही है बस एकदम से थम सी जाती है और फिर उसके चेहरे पर नर्वसनेस भरे भाव आ जाते हैं, क्योंकि जैसे वर्चस्व उसे देख रहा था वो निसी को अजीब लगता है। वर्चस्व अभी भी निसी को पहले की तरह ही खोए हुए देख रहा था, जैसे वो आज पहली बार निसी को देख रहा हो। और उसकी यूँ देखने से निसी जो नर्वस हो चुकी थी वो उससे नजरें चुराते उसे दूर होने लगती है। पर तभी वर्चस्व ने निसी के कमर में अपने हाथों की कसन मजबूत करते हुए उसे और खुद के पास कर लिया, इतने पास कि उन दोनों के बदन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी और बेहद नर्वस हो जाती है, लेकिन अगले ही पल निसी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव होते हैं और अब इन्हीं भावों से वर्चस्व के चेहरे को देखने लगती है। अब निसी वर्चस्व को ऐसे देखती है जैसे वो वर्चस्व को पहली बार देख रही हो। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। ये आवाज़ निसी के कानों में सुनाई थी और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि वर्चस्व की थी। निसी ने जहाँ सॉन्ग रोका था, वर्चस्व वहीं से सॉन्ग गा रहा था। वर्चस्व को गाते सुन निसी उसे हैरानी से देख रही थी। निसी हैरान थी, लेकिन उससे वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। आजा ना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतज़ार में। वर्चस्व सॉन्ग गाता है, साथ ही वो निसी के एक हाथ को अपने शोल्डर पर रखता है और एक हाथ को अपने हाथ में थाम फिर वो निसी के साथ कपल डांस करने लगता है। निसी अब भी हैरान थी, पर धीरे धीरे निसी भी वर्चस्व के साथ खोने लगी। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज़्यादा तुझे चाहा है। अब वर्चस्व निसी को बैक हग डांस कर रहा था। उसका चेहरा निसी के नेक पर छिपा हुआ था, जहाँ वो हल्के हल्के निसी के नेक को चूम रहा था, जिसके एहसास में निसी बेताब हो चुकी थी, इसीलिए अपनी आंखों को भींचा हुआ था। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। बैक हक डांस करते हुए अचानक ही वर्चस्व ने निसी को खुद की तरफ मोड़ा, उसके हक कर लिया और अब वो इस तरह निसी के साथ डांस करने लगा। दोनों के बदन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। साथ ही वर्चस्व निसी के बैक पे अपने हाथों से रब कर रहा था, जिसके चलते निसी वर्चस्व के चेस्ट पर अपना चेहरा छिपा लेती है। भीगे भीगे तेरे लब मुझको कुछ कहते हैं, दिल है खुश मेरा कि ख्याल एक जैसे हैं, रोक ना पाऊँ अब खुद को, यूँ सुन ले दिल की बात को। अब वर्चस्व अपने गाल को निसी के गाल पर रब कर रहा था और उसके हाथ निसी के पेट को सहला रहे थे। निसी की अब भी आंखें बंद थी, मानो जो हो रहा है वह अब उसमें पूरी तरह खोई हुई थी। कितनी हंसी ये लम्हा है, किस्मत से मैंने चुराया है, आज की रात ना जाना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। अब वर्चस्व ने निसी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर घूमने लगा। वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी ने अपने हाथों को वर्चस्व के नेक पर ब्रेप कर लिया। फिर उसने अपनी बंद आंखों को खोला और वो वर्चस्व की आंखों में देखने लगी। वर्चस्व भी निसी की आंखों में देखता है। दोनों ही एक एहसास के साथ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जो जुबान ना कह सका वो उनकी आंखें कह रही थी। आज सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। इस लाइन के बाद वर्चस्व सॉन्ग गाना बंद कर देता है, लेकिन वो अभी भी निसी को अपनी गोद में लेकर घूम रहा था और वो तब रुका जब वर्चस्व के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। रुकने के बाद वर्चस्व ने निसी को अपनी गोद से नीचे उतारा। वर्चस्व की गोद से उतारते ही शायद अब निसी को होश आता है कि वो अभी किस तरह वर्चस्व में खोई हुई थी, इसीलिए उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। फिर वो यहाँ से जाने लगती है। वर्चस्व ने उसका हाथ पकड़ लिया
निस्सी उसे अपना हाथ छुड़ा के जाने लगती है। तभी बादल में एक तेज चमक और आवाज़ के साथ बिजली कड़कती है। बिजली के कड़कने से निस्सी बहुत डर जाती है। इतनी डर जाती है कि वो जिस वर्चस्व से भाग रही थी उसी के सीने से जाकर लग जाती है। निस्सी वर्चस्व को कसकर हग कर लेती है। वर्चस्व भी बिल्कुल भी देरी नहीं करता निस्सी को सँभालने में, उसे अपनी बाहों में भरने में। घबराहट में निस्सी की धड़कनें बहुत तेज़ थी और उसकी तेज़ धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह और दौड़ने लगी। जब वर्चस्व ने निसी के कान को सक करते हुए एक मदहोशी भरी आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। निसी नहीं जानती थी वर्चस्व को उससे क्या कहना है, पर फिर भी ना जाने क्यों उसकी धड़कन, साँसें सब तेज़ हो जाती है और उसके चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं मानो जो वर्चस्व कहने वाला है वो अभी उसके लिए तैयार नहीं है। निसी फिर से वर्चस्व से दूर होने लगती है, पर वर्चस्व उससे दूर होने नहीं देता है। उसने फिर से निसी को खुद के बेहद करीब किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर कुछ कहने लगा। निसी, मुझे तुमसे आज भी वर्चस्व की ज़ुबान बहुत ही लड़खड़ा रही थी। उसकी ज़ुबान लड़खड़ा लगी। उसका दिल भी बहुत तेज़ धड़क रहा था और साँसें भी तेज़ थी। निस्सी, मैं तुमसे वर्चस्व की लड़खड़ाती ज़ुबान उसे बोलने ही नहीं दे रही थी। वो खामोश सा हो जाता है। फिर कुछ पल बाद उसने एक गहरी साँस ली, निस्सी की नज़रों से अपनी नज़रें मिलाई और थोड़ी अटकती हुई आवाज़ में बोला, निस्सी, मुझे मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे प्यार है निस्सी। आई लव यू, आई लव यू। वर्चस्व की लड़खड़ाती ज़ुबान जब साफ़ हुई तो उसने वो कह दिया जो शायद वो कहना चाहता था। इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विज़िट करके सुन सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसकी अगली पार्ट तभी आएगी जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल पे जब 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तब भी अगली एपिसोड आएगी। तो जल्दी से जाइए और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला एपिसोड जल्दी से आए। धन्यवाद।